कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे पास डेडलॉक के लिए, इनको देख लेते हैं। इफ़ ग्राफ कंटेन्स नो साइकिल मीन्स नो डेडलॉक। ठीक है, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं बन रहा तो उसका मतलब है यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। इफ़ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर ग्राफ के अंदर साइकिल आ जाता है तो दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन, इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक। अगर जो है साइकिल बन गया है और जो रिसोर्स है उसका एक ही इंस्टेंस है, वो एक ही टाइप का है, उसके अंदर 3 4 5 तरह के इंस्टेंसेस नहीं है उसके, एक सिंगल रिसोर्स है, तो उसका मतलब है वहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा क्योंकि वो एक ही है और वो किसी ना किसी को एलोकेट होगा। ठीक है, तो डेडलॉक आएगा। इफ़ सेवरल इंस्टेंसेस पर रिसोर्स टाइप, अगर जो है मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं उस रिसोर्स टाइप के, मतलब 3 4 हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, फिर पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। अब कौन कौन से मेथड हैं जो कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं? 4 मेथड हैं जो हम लोगों ने देखने हैं बारी बारी। फर्स्ट वन इज इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इन द डेडलॉक स्टेट। हमने अपने सिस्टम को डेडलॉक स्टेट के अंदर जाने ही नहीं देना, पहले ही रोक लेना है। उसके लिए दो स्कीम है यहाँ पे, एक है डेडलॉक प्रिवेंशन की और एक है डेडलॉक अवॉइडेंस की। ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे। थर्ड जो है वो कौन सी है, अलाउ द सिस्टम टू एंटर इन अ डेडलॉक स्टेट एंड देन रिकवर इट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेडलॉक डिटेक्शन, कि सिस्टम आपका डेडलॉक स्टेट में गया है, उसके बाद आप वहाँ पे डेडलॉक को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड ये है सिनेरियो। एंड फोर्थ वन इज इग्नोर द प्रॉब्लम एंड प्रिटेंड दैट द डेडलॉक नेवर अकर इन द सिस्टम यूज्ड बाय द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स। इसको हम कहते हैं रिकवरी। ठीक है, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। इसमें क्या है, हम इग्नोर कर देते हैं इस प्रॉब्लम को कि डेडलॉक हमारे सिस्टम में आया भी है, हम कहते हैं कि डेडलॉक आया ही नहीं है। इसके लिए एक प्रोसेस टर्मिनेशन है और एक प्रोसेस प्रीएम्पशन है। ये दो मेथड है जिनको हम बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है हमारी डेडलॉक की, जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली है डेडलॉक प्रिवेंशन। अब डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर क्या है, हमने डेडलॉक आने ही नहीं देना, उसको आने से पहले प्रिवेंट कर देना, उसको आने से पहले ही रोक लेना है। उसके लिए पीछे जो मैंने आपको 4 करैक्टरिस्टिक बताई हैं, डेडलॉक की 4 करैक्टरिस्टिक बताई हैं, वो 4 करैक्टरिस्टिक में से अगर कोई एक भी हम उस टाइम पे सेटिस्फाई ना होने दें, ठीक है, चारों कंडीशन एट द सेम टाइम फुलफिल ना होने दें, कोई एक कंडीशन को हम रोक लें, तो उसका मतलब है यहाँ पे हमने डेडलॉक को प्रिवेंट कर दिया। यहाँ पे अब हमारा डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, वो जो अभी पीछे आपको 4 कंडीशन बताई हैं, उन्हीं की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या है, उन चारों कंडीशन में से किसी एक को हम फुलफिल ना होने दें, तो उसका मतलब है हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको फिर एक दफा देख लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, वहां पे डेडलॉक होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक थी कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को यूज करेगा प्रोसेस, कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। ठीक है, ताकि कोई इसको प्रीएम्प्ट ना कर ले और वो डेडलॉक आ जाए वहां पे। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक थी। यहाँ पे क्या है, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए उन रिसोर्सेज को शेयरेबल बना देंगे, मतलब उस रिसोर्स को एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। उसका क्या मतलब होगा कि अब यहाँ पे जब ये रिसोर्स शेयरेबल है तो इसको सारे शेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर से जो डेडलॉक वाली कैरेक्टरिस्टिक थी उसको मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है होल्ड एंड वेट। वहां पे क्या था, होल्ड एंड वेट के अंदर के प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और वो किसी नेक्स्ट रिसोर्स के लिए वेट भी कर रहा है। ठीक है, तो वो डेडलॉक की कंडीशन थी। अब उसको हमने यहाँ पे प्रिवेंट किस तरह से करना है, मस्ट गारंटी दैट whenever a process request a resource it does not hold any other resource। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हम इस चीज को इंश्योर करेंगे, अगर हमारा प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसने पहले से कोई रिसोर्स होल्ड ना किया हो। ठीक है, मीन्स कि अगर उसने कोई नया रिसोर्स लेना है तो उसके पास पहले वाला ना हो, पहले वाला उसने यूज करके रिलीज कर दिया हो और फिर वो नए के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से होल्ड एंड वेट की कंडीशन को भी हम क्या सेटिस्फाई नहीं होने देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नो प्रीएम्पशन। वहां पे क्या था, नो प्रीएम्पशन मीन्स कि हमने रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट नहीं करना। एक दफा जो रिसोर्स आ गया है, सॉरी जो प्रोसेस आ गया रिसोर्स को यूज करने के लिए, वो उस रिसोर्स को यूज करके वॉलंटियरली जब उसका काम पूरा हो जाएगा फिर वहां से रिलीज करेगा। यहाँ पे नो प्रीएम्पशन को हमने सेटिस्फाई नहीं होने देना। हम कहेंगे यहाँ पे हम रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं किस तरह से, if a process that is holding some resources
request another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resources currently being held by released. ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे कि अगर एक प्रोसेस है जिसने कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं और कुछ दूसरे रिसोर्सेज के लिए वो क्या है रिक्वेस्ट कर रहा है, और अगर वो रिसोर्सेज उसको इमीडिएटली हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिल सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके पास पहले से भी जितने रिसोर्सेज हैं वो भी सारे रिलीज करवा देंगे, ताकि अगर वो न्यू के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो पहले वाले उसके पास ना हो। ठीक है, फिर सारे जब उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे तब भी उसको दिए जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि वो नेक्स्ट के वेट के लिए भी बैठा रहे और जो उसके पास है उनको भी होल्ड करके बैठा रहे। ठीक है, अगर उसकी नहीं पूरी हो रही रिक्वायरमेंट तो वो अपने पास जो है उनको भी उस टाइम पे रिलीज कर देगा, ताकि जब वो सारे उसको मिलेंगे काम पूरा करने के लिए तब भी उसको एलोकेट किया जाए। ठीक है, preempted resources are added to the list of resources for which the process is waiting। ठीक है, फिर वो जो रिसोर्स उससे प्रीएम्प्ट किए हैं, हमने उससे रिलीज करवा दिए हैं, उसको जो रिसोर्सेज की लिस्ट है उसके अंदर ऐड करवा देंगे ताकि कोई दूसरा रिसोर्स उसको यूज कर सके उस टाइम पे। Process will be restarted only when it can regain its old resources as well as the new ones that is requesting। ठीक है, फिर प्रोसेस को हम उस जिसको हमने प्रीएम्प्ट किया है उसको रीस्टार्ट, उसको रिज्यूम तब भी करेंगे जब उसके पुराने वाले नए वाले जिसके लिए रिक्वायरमेंट कर रहा है वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके, तब भी हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट वहां पे क्या था डेडलॉक कंडीशन के लिए कि सर्कुलर वेट एक सर्कल के अंदर सारे प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं एक दूसरे का कि रिसोर्सेज जो है रिलीज करें और फिर जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट करें। यहाँ पे क्या सर्कुलर वेट हमने नहीं करने देना, हमने उस सर्कल को ब्रेक करना है। ठीक है, impose a total ordering of all resources type and require that each process request resources in an increasing order of enumeration। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि हमने जब प्रोसेसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए तो उसको रिसोर्स एलोकेट करना एक सीक्वेंस के अंदर, एक ऑर्डरिंग के अंदर। ठीक है, उनको जो है सर्कल की फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट नहीं करने देनी कि ताकि लास्ट और फर्स्ट वाला एक दूसरे के लिए रिक्वेस्ट ना करें और वो सर्कल ना बन जाए। ठीक है, एक सिक्वेंशियल मैनर के अंदर उनको रखना है, सर्कुलर वेट को अवॉइड करना है। तो ये वो 4 कंडीशन थी डेडलॉक की, जो कि चारों कंडीशन एक साथ पूरी हो जाए तो डेडलॉक हो जाता है। और यहाँ पे हम क्या है डेडलॉक को प्रिवेंट कर रहे हैं, उन चारों कंडीशन में से किसी एक को भी हम एक टाइम पे सेटिस्फाई ना होने दें तो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, अब ये भी क्या है डेडलॉक को अवॉइड करना, डेडलॉक सिस्टम को डेडलॉक स्टेट में नहीं जाने देना, जाने से पहले ही रोकना। ठीक है, अवॉइडेंस में भी require that the system has some additional a priori information available। अब डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए क्या है, हम कहते हैं कि सिस्टम के पास पहले से उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसकी प्रियोरी इंफॉर्मेशन हो कि उसको कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, कौन कौन से चाहिए, ये जो है वो सारे रिसोर्सेज सारे प्रोसेसेस अपनी नीड को, अपने रिसोर्सेज जो उनको चाहिए वो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आगे फर्दर हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकें। ठीक है, simplest and the most useful model requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need। ठीक है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि हर प्रोसेस अपनी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नीड होगी उसको पहले से स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे इस रिसोर्स टाइप के इतने इंस्टेंसेस चाहिए। ठीक है, मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, हर एक अपनी जो है वो नीड बता देंगे। द डेडलॉक अवॉइडेंस The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition। ठीक है, फिर जो है डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है डायनामिकली वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जो बार बार से चेक करता रहेगा कि हमारा सिस्टम जो है सर्कुलर वेट के अंदर ना आ जाए। ठीक है, उसको सर्कुलर वेट को अवॉइड करने के लिए क्या है यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है उस वो चलता रहेगा। ठीक है, फिर resource allocation state is defined by the number of available and allocated resources and then maximum demand of the processes। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है, हम स्टेट को शो करने के लिए कि इस टाइम प्रोसेस की कौन सी स्टेट है, उसको शो करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके पास टोटल, उसमें से कितने उसको एलोकेट कर दिए गए हैं और मैक्सिमम उसने कितने के लिए डिमांड की है, उसकी कितनी नीड है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होगी और इसकी बेस के ऊपर आगे फर्दर हम लोग अभी काम करेंगे, ठीक है। देखेंगे किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिदम एक हम आगे पढ़ेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जाके उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक स्टेट हमने चेक करनी है कि सेफ स्टेट, कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। सेफ स्टेट में है तो हम रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं, और अगर हमारा सिस्टम जो है सेफ स्टेट में ना रहे, फिर हम रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करते ताकि डेडलॉक ना आ जाए, ठीक है। तो अभी ये जो जितनी भी चीज़ हमने पढ़ी है ये आगे जाके आपको समझ आ जाती है, ठीक है, कि हर एक प्रोसेस जो है अपनी नीड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देगा, उसको कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए। फिर यहाँ पे एल्गोरिदम होगा जो कि डायनामिकली चलेगा और चेक करेगा कि सिस्टम कहीं पे डेडलॉक स्टेट में तो नहीं जा रहा, और उसको चेक करने के लिए साथ में सेफ स्टेट को चेक करेगा कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है, ठीक है। तो वो वाली सेफ स्टेट अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद इनको आगे जाके इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। अब सेफ स्टेट होता क्या है? When a process requests an available resource, system must decide if immediate allocation leaves the system in a safe state. कि जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स के लिए, ठीक है, तो सिस्टम चेक करेगा कि अगर मैं इमीडिएटली इसकी रिक्वेस्ट पूरी कर देता हूँ, इसको ये वाले रिसोर्सेज एलोकेट कर देता हूँ, तो क्या मेरा बाकी सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है, या इसको रिसोर्स एलोकेट करने के बाद मेरा सिस्टम कहीं डेडलॉक स्टेट में तो नहीं चला जाता। अगर मेरा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में जा रहा है तो मैं इसको रिसोर्स एलोकेट ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेफ्टी स्टेट है, सेफ स्टेट है जिसको चेक किया जाता है, ठीक है। बाकी इसमें यही बताया हुआ है, ये डिटेल बताई हुई है सेफ स्टेट की, ठीक है। तो चेक किया जाता है कि रिसोर्सेज एलोकेट करने से कहीं हमारा सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं जा रहा। अगर डेडलॉक में जा रहा है, ठीक है, और बाकी जितने प्रोसेसेस हैं उनको हम एलोकेट नहीं कर सक रहे रिसोर्सेज, तो फिर हम उसको ही नहीं करते, ठीक है, उस प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट ही नहीं करते। और अगर उसको एलोकेट करने से हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में बच रहा है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही, डेडलॉक नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको एलोकेट कर देते हैं। ये होती है हमारी सेफ स्टेट। अच्छा, इफ अ सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट मींस नो डेडलॉक, ठीक है। एल्गोरिदम जब रन होगा, चेक करेगा कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में होगा तो उसका मतलब है डेडलॉक नहीं है। और इफ अ सिस्टम इज इन अनसेफ स्टेट, और अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, ठीक है। फिर हो सकता है डेडलॉक आ जाए और हो सकता है ना भी आए। अवॉइडेंस ensure that a system will never enter an unsafe state। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस। इसका मतलब है कि अवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है वो सिस्टम को अनसेफ स्टेट में जाने ही नहीं देगा, उससे पहले ही रोक लेगा। जब उसको लगेगा कि यहाँ पे डेडलॉक आ सकता है तो फिर वो उस कंडीशन की तरफ जाएगा ही नहीं, अवॉइड कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे ठीक है। अब देखें, सेफ स्टेट है तो मीन्स यहाँ पे डेडलॉक आ ही नहीं सकता क्योंकि सेफ है। अगर अनसेफ स्टेट है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। अनसेफ स्टेट का हमेशा ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डेडलॉक ही होगा, पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अवॉइडेंस एल्गोरिदम, अब ये इसकी दो कंडीशन है। अगर सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप, अगर हमारे रिसोर्स टाइप का एक सिंगल इंस्टेंस है, ठीक है, तो फिर क्या हम यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। और अगर हमारे रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उसके लिए हम क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है। ये दो है। अब पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जब हमारे रिसोर्सेज के एक सिंगल सिंगल इंस्टेंस होगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम जब हमारे रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। ओके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ स्कीम, पहले यहाँ पे देख लेते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता क्या है। इसमें एक क्लेम एज होता है। आपको पता है ग्राफ क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, नोड्स होते हैं और नंबर ऑफ एजेस होते हैं जिनके थ्रू उनको लिंक किया जाता है, ठीक है, ये ग्राफ होता है। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है, क्लेम एज। क्लेम एज क्या होगा, जैसे पी एफ आई क्लेम टू आर एफ जे, प्रोसेस कोई पी आई है वो क्लेम कर रहा है रिसोर्स जे के लिए, ठीक है, उसको लेने के लिए। इंडिकेट्स दैट प्रोसेस पी आई और जे में रिक्वेस्ट रिसोर्स आर जे रिप्रेजेंटेड बाय द डैश लाइन।
ठीक है, ये कि क्लेम एज होगा। ठीक है, क्लेम एज को हम शो करेंगे किससे, डॉटेड वाले एज से। ठीक है, डैश एज से शो करेंगे कि ये क्या क्लेम कर रहा है कि मुझे ये वाला रिसोर्स चाहिए। जैसे P1 क्लेम फॉर द R2। ठीक है, P1 जो है वो क्लेम कर रहा है R2 के लिए कि मुझे रिसोर्स 2 जो है वो चाहिए, उसके लिए क्लेम कर रहा है, अभी मिला नहीं है उसको रिसोर्स। क्लेम एज कन्वर्ट्स टू रिक्वेस्ट एज व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स। और जब पहले तो उसने सिर्फ क्लेम की, उसने बताया कि मुझे ये वाली नीड है मेरी, मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रियोरी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्लेम कर दिया उसने पहले ही। फिर जब उसने रिक्वेस्ट की कि अब मुझे ये चाहिए, तो क्लेम एज किस में कन्वर्ट हो गया, रिक्वेस्ट एज के अंदर। और रिक्वेस्ट एज कौन से वाला बन गया, ये वाला लाइन वाला। ठीक है, सॉलिड लाइन वाला बन गया, ये डॉटेड से हट के। Request edge converted to a assignment edge when the resource is allocated to the process। और जब वो resource allocate हो जाता है process को, तो फिर हमारा request edge क्या है, assignment edge के अंदर change हो जाता है कि ये क्या अब इसको assign हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे है रिसोर्स 1 क्या है, एलोकेट कर दिया गया है P1 को, असाइन कर दिया गया है, तो ये रिसोर्स की तरफ से एज इधर हो जाता है। ठीक है, पहले ये अगर प्रोसेस की तरफ से रिसोर्स की तरफ है तो उसका मतलब है ये रिक्वेस्ट एज है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब रिसोर्स की तरफ से प्रोसेस की तरफ आएगा तो इसका मतलब है इसको अब रिसोर्स मिल गया है। ठीक है, एलोकेट हो गया इसको। When a resource is released by a process, assignment edge reconvert to the claim edge। ठीक है, और जब फिर वो यूज करके रिसोर्स को रिलीज कर देगा तो फिर हमारा असाइनमेंट एज जो है दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा हमारे क्लेम एज के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसने रिलीज कर दिया अब। और यहाँ पे रिसोर्सेज की अपनी प्रियोरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनको कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए। दो कंडीशन थी कि रिसोर्स की जब एक सिंगल टाइप होगी तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ लेंगे, और अगर जो है रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो हम क्या करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, लाइक एक कोई रिसोर्स टाइप है, उसकी 4-5 जो है इंस्टेंसेस हैं। तो इस तरह जब होंगे तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम यूज करेंगे। अब बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। बैंकर्स एल्गोरिदम का जो आइडिया है वो बैंक से ही रिलेटेड है। ठीक है, बैंक्स ने ही ये एल्गोरिदम जो है वो बनवाया था, इस सेंस के अंदर कि अगर वो मनी जो है अपने किसी एक क्लाइंट को देते हैं तो क्या बाकी उनके बैंक अकाउंट में इतने मनी बाकी होंगे कि बाकी अगर कोई दूसरे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे मनी के लिए तो वो उनको सेटिस्फाई कर सके, उनको मनी दे सके। या ऐसा तो नहीं है वो एक ही कस्टमर को इतने ज्यादा लोन दे दें, ये सारे मनी उनको दे दें ताकि बाकी किसी कस्टमर को वो दे ही ना सके और उनका बैंक क्या है वो सस्पेंड हो जाए। ठीक है, तो ये इसी टर्म के अंदर, इसी सेंस के अंदर बैंकर्स एल्गोरिदम यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि किसी प्रोसेस को रिसोर्स देना, मतलब कि अगर सारे रिसोर्सेज उसको दे दिए और बाकी सारे वेट करते रहे और सारे क्या डेडलॉक स्टेट में आ गए तो क्या सिस्टम आपका सिर्फ क्रैश ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि आपके सबकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए और सिस्टम को डेडलॉक स्टेट से बचाया जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन आइडिया था बैंकर्स एल्गोरिदम का। बाकी इसको एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम कब यूज होगा, जब मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे रिसोर्सेज के। each process must a priori claim maximum use। हर एक प्रोसेस पहले ही बता देगा, अपनी प्रियोरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि मैक्सिमम उसकी कितनी नीड है, मैक्सिमम वो कितने रिसोर्सेज चाहता है। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट मे हैव टू वेट। ठीक है, अब व्हेन अ प्रोसेस गेट्स ऑल इट्स रिसोर्सेज इट मस्ट रिटर्न देम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये हो सकता है कि प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट करे रिसोर्स के लिए और रिसोर्स अभी अवेलेबल ना हो और उसको क्या वेट करना पड़े, एक ये कंडीशन हो सकती है। और एक ये हो सकती है कि जब उसने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है उसको सारे रिसोर्सेज मिल गए क्योंकि वो अवेलेबल थे। ठीक है, और वो फिर क्या उनको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको एलोकेट हुए उसको यूज करेगा और उनको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें हो सकती है। अब यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए पहले डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया कि बैंकर्स एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। लेट एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है, और एम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप है।
ठीक है, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस और m क्या है हमारे पास रिसोर्स टाइप है। अब यहाँ पे हमने क्या है कहा है कि हर एक प्रोसेस अपनी प्योरी इंफॉर्मेशन क्लेम कर देगा कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए। अवेलेबल क्या है, वेक्टर ऑफ लेंथ m, ठीक है, m क्या था हमारे रिसोर्सेज टाइप के, जितने हमारे सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज की लेंथ का एक वेक्टर बना लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये शो करेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर अभी इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो हम एलोकेट कर सकते हैं। If available j is equals to k means there are k instances of resource type rj available। ठीक है, अगर जो है available j is equals to k है तो उसका क्या मतलब है कि कोई j रिसोर्स है, ठीक है, कोई भी रिसोर्स है उसके k इंस्टेंसेस अभी अवेलेबल हैं जो कि यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि कोई रिसोर्स है हमारे पास j, उसके लिए k इंस्टेंसेस अभी अवेलेबल हैं। मैक्स क्या होगा कि प्रोसेस जो है अपनी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो बता देगा। n क्रॉस m मैट्रिक्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा इतनी लेंथ का। इफ मैक्स ऑफ i j इज इक्वल टू k देन प्रोसेस p i may request at most k instances of resource type r j। इसका क्या मतलब है, मैक्स आई जे इज इक्वल टू के का मतलब है कि कोई प्रोसेस है पी आई, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम के इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप जे। ठीक है, आई क्या है हमारे पास प्रोसेस है जो कि रिसोर्स क्या है हमारे पास जे, और उस जे रिसोर्स के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के लिए रिक्वेस्ट मैक्सिमम कर सकता है, मैक्सिमम इतने जो है वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या प्रोसेस, जे क्या है हमारा रिसोर्स टाइप, और उसी रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस चाहिए, के इंस्टेंसेस चाहिए उसको मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या मैक्सिमम वो अपनी नीड को स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे। एलोकेशन के अंदर क्या हम बताएंगे कि प्रोसेस को इतने रिसोर्स एलोकेट हो चुके हैं। ठीक है, n क्रॉस m मैट्रिक्स ये भी बनेगा, n क्रॉस m साइज का मैट्रिक्स बनेगा। If allocation ij is equals to k, then p of I is currently allocated k instances of rj। ठीक है, अगर allocation ij is equals to k तो क्या मतलब है, I कोई प्रोसेस है उसने j रिसोर्स के k इंस्टेंसेस एलोकेट किए हुए हैं अभी। ठीक है, एलोकेटेड है। नीड के n क्रॉस m मैट्रिक्स है। इफ नीड ij is equals to k, then pi may need k more instances of rj to complete its task। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कोई प्रोसेस आई उसको j रिसोर्स टाइप के k इंस्टेंसेस और चाहिए जिनको लेके वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है, अवेलेबल कितने रिसोर्सेज हैं सिस्टम के अंदर, मैक्सिमम कितने यूज कर सकता है एक प्रोसेस, उसमें से उसको कितने एलोकेट हो गए हैं और कितने और उसको रिक्वायर हैं जिसको लेके वो अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए 4 डाटा स्ट्रक्चर थे जिनको हमने स्पेसिफाई किया। और अगर हमने नीड को एलोकेट करना हो, नीड ऑफ आई जे, कोई प्रोसेस है पी आई, उसने जे रिसोर्स के लिए उसको और कितनी नीड है वो निकालने के लिए मैक्स माइनस एलोकेशन कर देंगे तो हमारी नीड आ जाएगी कि मैक्सिमम उसको इतने चाहिए थे जितने उसने बताए, उसमें से इतने उसने एलोकेट करवा लिए हैं और जो माइनस करके बाकी बचेंगे उतनी इसको भी बाकी नीड है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको देखें, इसमें बताएं कोई मसला है जो चीज समझ नहीं आ रही। हमारे पास है सेफ्टी एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम के अंदर क्या है, हम लोगों ने सेफ स्टेट को चेक करना होता है कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं है। ठीक है, लेट वर्क एंड फिनिश बी वेक्टर ऑफ लेंथ m एंड n रिस्पेक्टिवली। वर्क और फिनिश क्या है, दो हमने वेक्टर बनाए हैं। लेंथ m क्या था, हमारे रिसोर्स टाइप थी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, तो इसलिए वर्क के अंदर क्या होगा, m मीन्स हमारे रिसोर्सेज। वर्क को अब हम किससे शो करेंगे कि इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, और फिनिश को किससे शो करेंगे, n के नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे। ठीक है, अब वर्क और फिनिश दो वेक्टर है, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेज का और नंबर ऑफ प्रोसेसेस का, नंबर ऑफ रिसोर्सेज का और नंबर ऑफ प्रोसेसेस के दो वेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, अब इनके इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं।
अवेलेबल इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पीछे मैंने आपको बताया अवेलेबल क्या होता है, जितने रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं वो हमने किसको दे दिए, वर्क को। हमने वर्क को इनिशियलाइज कर दिया। वर्क के अंदर क्या हमारे रिसोर्सेज होने हैं, रिसोर्सेज कितने होने हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अवेलेबल हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे वो हमने कह दिया हमारे वर्क के पास है। फिनिश ऑफ आई, आई कोई भी एक प्रोसेस है हमारे पास, फिनिश हम किससे शो कर रहे थे, प्रोसेस से। फिनिश ऑफ आई कोई प्रोसेस है इज इक्वल टू फॉल्स, वो फॉल्स होगा फॉर ऑल आई 0 to n-1, ठीक है। तो इन स्टार्ट जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं हमने उनके फिनिश को क्या कर दिया, फॉल्स के, अभी वो फिनिश नहीं है, अभी वो रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोनों को इनिशियलाइज करिए, वर्क को अवेलेबल रिसोर्सेज से और फिनिश को फॉल्स से, ठीक है। फिनिश ऑफ आई मतलब आई जोन सा भी प्रोसेस है वो अभी फॉल्स है, ठीक है, वो भी रनिंग फॉर्म में है। फॉल्स उसका फिनिश है, ठीक है, फिनिश उसका फॉल्स है। ट्रू होगा तो उसका मतलब है वो फिनिश हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है फाइंड एन आई सच डैट बोथ। अब आई क्या है, कोई आपका प्रोसेस है जिसको आपने फाइंड करना है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि क्या हो, उसका फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स, उसका फिनिश भी अभी फॉल्स हो, मीन्स वो प्रोसेस अभी रनिंग फॉर्म में है, ठीक है। उसका फिनिश ऑफ आई क्या है, फॉल्स, वो रनिंग फॉर्म में है, प्रोसेस अभी टर्मिनेट नहीं हुआ। और क्या हो, उसकी नीड ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क, और वो उसकी जो नीड हो, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट करे कि उसको इतने और रिसोर्सेज चाहिए, जिसकी नीड है वो भी वर्क के अंदर क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी या उससे कम हो, अगर वो अवेलेबल से ज्यादा रिक्वेस्ट कर देगा फिर तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं। तो नीड जो है या तो वर्क जितनी या वर्क से लेस देन होगी, ठीक है। और हमने अब ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस फाइंड करना है जो अभी रनिंग फॉर्म में भी हो और उसकी नीड जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी या अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो, ठीक है। अगर हमें ऐसा कोई प्रोसेस मिल जाएगा सिस्टम के अंदर फिर हम आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर, और अगर हमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे चले जाएंगे। लेट्स सपोज अभी हमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलता जो रनिंग फॉर्म में भी हो और उसकी जो नीड आई है, जो रिक्वेस्ट है वो लेस देन अवेलेबल, लेस देन और इज इक्वल टू अवेलेबल रिसोर्सेज से हो, ठीक है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिला हमें तो उसका मतलब है हम फिनिश ऑफ आई, उस प्रोसेस के आई को फिनिश को क्या है, ट्रू कर देंगे। ट्रू कर देंगे तो मीन उसको टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि उसकी जो नीड है वही हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर पूरी नहीं हो सकती। तो उसका मतलब है उसको यहाँ पे रखना मीन्स अपने सिस्टम को डेडलॉक स्टेट की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस हमें मिलेगा ही नहीं कि जिसकी नीड हम पूरी कर सके, उनको हम क्या है, टर्मिनेट करते जाएंगे, ठीक है। उनका फॉल्स जो है वो फिनिश या ट्रू कर देंगे। और अगर हमें कोई ऐसा प्रोसेस मिल जाता है जो रनिंग फॉर्म में है और उसकी नीड भी लेस देन इक्वल टू वर्क और अवेलेबल है तो फिर हम स्टेप 3 की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सपोज अभी हमें कोई प्रोसेस मिल गया है जिसकी नीड हम पूरी कर सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वर्क, वर्क के अंदर क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस एलोकेशन, ठीक है। कि जितने एलोकेट उस प्रोसेस को, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आई का मतलब है कि जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है उसको जितने रिसोर्सेज पहले से एलोकेट हो चुके हैं वो और जितने अवेलेबल हैं इन दोनों को ऐड करके हमने वर्क को दे दिया, ठीक है। मींस अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं अब उनको हमने इंक्रीज कर दिया, जो पहले से अवेलेबल थे वर्क के अंदर वो और जितने उसको पहले से एलोकेटेड है दोनों को ऐड करके हमने वर्क को दे दिया और फिर चेक किया कि अब हम इसकी नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करके वर्क को दे दिया, अवेलेबल ज्यादा होगा, इसका मतलब है हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं अब, ठीक है। उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर उसका फिनिश ट्रू करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई प्रोसेस हमें नहीं मिलता फिर हम यहाँ पे स्टेप 4 पे आके उसकी ट्रू कर देंगे, ठीक है। इस एल्गोरिदम को देखिए और मुझे बताएं समझ आई है इसकी।